तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के शानदार वीडियो में आज हम बात करेंगे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो अभी फिलहाल 5-6 दिनों में पेपर होने वाला है बायोलॉजी का। तो ये क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर रहने वाला है। पूर्णांक आपके रहेंगे 70 नंबर और टाइमिंग रहेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट का। एकदम शॉर्ट पेपर रहने वाला है और एक तरह से आपका मॉडल पेपर रहेगा और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अभी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपका जो प्रश्न नंबर 1 है वो है, अनिषेक फलित फल का अर्थ क्या होता है। तो अनिषेक फलित फल का अर्थ अपन जानते हैं क्या होता है। बिना निषेचन के जो फल विकसित होता है उनको अपन अनिषेक जनन या अनिषेक फलित फल कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मेथेन का अनुपात कितना था। तो हाइड्रोजन और अमोनिया और मेथेन का अनुपात 2:1:2, या फिर आप सीधा याद रखते हैं 212 याद रख सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2:1:2 था। तो हाइड्रोजन था 2 और अमोनिया थी जिसको अपन NH3 से लिखते हैं, और फिर था आपका मेथेन जिसको अपन लिखते हैं CH4 से। तो ये इनके गैसों का अनुपात था मिलर के प्रयोग में। फिर है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो अपन जानते हैं गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला भी अपने को याद रखना है, क्या होता है दोस्तों, CH4। अब डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है लाइगेज। ये एंजाइम होता है जो डीएनए के दो खंडों को जोड़ता है। तो ये MCQ प्रश्न थे, इनका हमने आंसर लिख लिया है। और बात करते हैं हमारे पास जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है दूसरे का है, दूसरा प्रश्न है जिसमें अपने को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। टोटल आपके 5 क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है। और दूसरा प्रश्न है, कौन सा जो पिरिमिडीन क्षारक है आरएनए में अनुपस्थित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, डाउन सिंड्रोम क्या है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे 4 दे रखा है, पुरुष की जो सहायक जनन ग्रंथियों के अपने को नाम लिखते हैं, और फिर जिप्ट और गिफ्ट के पूरे नाम बताने हैं। तो अपन पहले प्रश्न का आंसर लिखते हैं जिसका नाम है, मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो इन सभी आंसर जो 5 क्वेश्चन है इन सभी के आंसर भी हमने इसमें प्रोवाइड करा दिए। तो जो मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो मानव में निषेचन अंडवाहिनी या जिसको हम फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में होता है। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें होता है जो एम्पुला जो क्षेत्र होगा उसी में निषेचन होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा पिरिमिडीन क्षारक आरएनए में अनुपस्थित होता है। जो जो थाइमिन होता है, थाइमिन आरएनए में अनुपस्थित होता है, इसके स्थान पर यूरेसिल होता है। तो थाइमिन होता है, टी अनुपस्थित होता है, टी के स्थान पर आरएनए में क्या होता है, यू यू हम लिखते हैं यूरेसिल से। तो डीएनए में तो होगा कौन सा, ये टी जिसको अपन थाइमिन कहते हैं, और आरएनए में कौन सा होगा, ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम क्या है। तो डाउन सिंड्रोम अपन जानते हैं क्या होता है, जो मेंडेलियन आनुवंशिक विकार है वो होते हैं जिसमें गुणसूत्र संख्या 21 की जो ट्राइसोमी के कारण होता है, और इसमें शारीरिक और जो दुर्बलता होती है वो आ जाती है, शारीरिक दुर्बलता आ जाती है, और ये एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है। आगे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो था हमारे, पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियों के नाम लिखने थे। तो पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियों के नाम, एक तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, एक आपका शुक्राशय हो गया, और एक आपका हो गया बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। फिर है जिप्ट और गिफ्ट के पूरे नाम। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जिप्ट और गिफ्ट के पूरे नाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो जिप्ट का नाम है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और जो आपका जिप्ट है उसका नाम है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो कि आपका जो अपना था क्वेश्चन नंबर 3। ये सभी आंसर हमने देख लिया, मानव में निषेचन का होता है, ये जो 5 क्वेश्चन थे इनके आंसर अभी हमने देख लिए। फिर हमारा प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में था जो लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं जिनको अपन कम से कम 1 पेज में लिखना होता है कॉपी के, ठीक है, 1 पेज या फिर अपने को कम से कम हाफ पेज में लिखना होता है। तो अपना प्रश्न है, द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखनी है। तो द्विनिषेचन पर टिप्पणी है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विनिषेचन पर टिप्पणी। द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। तो द्विनिषेचन पर टिप्पणी क्या है, द्विनिषेचन होता क्या है, जिसको अपन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक विशेष प्रक्रिया है जो केवल पादपों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, परागण से 2 शुक्राणु या मेल गैमीट एंटस में प्रवेश करते हैं, और एक शुक्राशय अंड कोशिका के साथ निषेचित होकर द्विगुणित, जिसको अपन 2n कह सकते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। फिर है कि दूसरा शुक्राशय जो ध्रुवीय न्यूक्ली के साथ निषेचित होकर त्रिगुणित या 3n भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं,
और यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में बीज के पोषण और भ्रूण के विकास में सहायक होती है। तो जो आपका इसमें एक चीज याद रखने की है, जो आपका भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, 3N होता है। 3N का मतलब है द्विगुणित, सॉरी 3N का मतलब हो जाएगा आपका त्रिगुणित। और जो आपका ये होगा, जो निषेचन होगा, जो अंडकोशिका में होता है वो आपका दोस्तों होता है द्विगुणित। ठीक है, तो ये चीजें याद रखने हैं। भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित और अंडाशय जाइगोट होता है ना, जो वो होता है आपका द्विगुणित। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसी हिस्ट्री में पार्ट है कि जो डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम है उन पर टिप्पणी लिखनी है। फिर आगे का है विभिन्न प्रकार के आरएनए का वर्णन करना है और समझा तथा समवर्ती अंगों का संक्षिप्त वर्णन करना है। और फिर प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण या परिपक्वन कहाँ पर होता है, वो अपने को लिखना है। तो पहला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखने का, वो अपन देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखनी है। तो आप इस प्रकार से जो इसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन लिखना है। पहले डाउन सिंड्रोम में हेडिंग लगानी है, उसके बारे में लिखना है कि यह एक आनुवंशिक विकार है जो 21 गुणसूत्र की त्रिसंख्या या ट्राइसोमी के कारण होता है और इसमें कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 47। लक्षण क्या है कि जो मानसिकता है वो मंद हो जाती है, चपटी नाक, छोटे हाथ पैर और हृदय संबंधी समस्याएं। यह दोष भ्रूण के विकास के समय होता है। फिर दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है, यह एक का गुणसूत्री विकार है। जो टर्नर सिंड्रोम है वो गुणसूत्री विकार है और डाउन सिंड्रोम है वो आनुवंशिक विकार है। टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में होता है, इसमें केवल एक्स गुणसूत्र जो 45% एक्स होता है उस प्रकार का होता है। और लक्षण क्या है, बांझपन हो जाएगा, लघु कद मतलब छोटा कद हो जाएगा, अल्प विकसित यौन अंग, गर्दन पर झुर्रियां। यह दो शुक्राणु या अंडाणु में गुणसूत्रों के असमान विभाजन के कारण होता है। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा था विभिन्न प्रकार के आरएनए का वर्णन करना था। तो आरएनए के जो प्रकार है वो तो पहला तो होता है मैसेंजर आरएनए, फिर होता है राइबोसोमल आरएनए जिसको अपन आरएनए भी कहते हैं, और फिर होता है ट्रांसफॉर्मर आरएनए जिसको अपन टीआरएनए कहते हैं, और फिर होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये 4 प्रकार के आरएनए हैं और उनका हमने वर्णन किया है कि जो मैसेंजर आरएनए है वो डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है और यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। फिर दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, यह राइबोसोम का मुख्य घटक होता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए साइट प्रदान करता है। फिर जो तीसरा है वो आपका ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन को इधर उधर पहुंचाता है। और फिर यह न्यूक्लियर आरएनए। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन था हमारा समजात और समवर्ती अंकों के जो संक्षिप्त वर्णन था वो करना था। समजात अंग जिसको अपन होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं वो क्या होते हैं कि यह अंग संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। उदाहरण मनुष्य का हाथ, पक्षियों का पंख समान पुरुषों से विकास को दर्शाते हैं। समवर्ती अंक क्या है कि यह अंक कार्य में समान होते हैं लेकिन संरचना में भिन्न होते हैं, जैसे कि पक्षियों का अंक और कीड़ों का अंक विभिन्न पूर्वजों से विकसित जो विकास होता है वो होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम पर अपने को टिप्पणी लिखनी थी। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। विभिन्न प्रकार के आरएनए का वर्णन करना था, ये भी क्वेश्चन कर लिया था। और समजात और समवर्ती अंगों के बारे में टिप्पणी लिखनी थी, ये भी अपन ने कर लिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप इनको कॉपी में भी लिख सकते हैं। फिर है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण व परिपक्वन कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन हमने कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन कहाँ पर होता है। पहले तो ये याद रखो कि बी लिम्फोसाइट होती क्या है। तो बी लिम्फोसाइट होती है, उसका निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, और परिपक्वन भी अस्थि मज्जा में होता है। और कार्य क्या होता है इनका, एंटीबॉडी प्रदान करना। टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है उसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होगा और जो परिपक्वन है वो आपके थाइमस ग्रंथि में होगा। कार्य होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करना। और आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। 4 में भी 4 पार्ट में ये डिवाइड है। क वाला पार्ट है जिसमें उन्होंने पहला प्रश्न दे रखा है जिसमें मादा का जनन तंत्र है उसको वर्णन करना है। फिर है त्रिशल्यन क्या है और यह कहाँ होता है और कैसे संपन्न होता है, ये आपको वर्णन करना है। आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं और वर्णावंतता को वर्णन करना है। वो जो वर्णावंतता जिसको मन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं उसका वर्णन करना है। व्हाइट मल किसे कहते हैं और इसके लघु एवं दीर्घ स्तरों पर उपचारण का प्रकाश डाली। तो इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका जो पहला सॉल्यूशन है वो है मादा जनन तंत्र का चित्र का। तो मादा जनन तंत्र का अपने को वर्णन करना है। तो मादा जनन तंत्र में जो पहले वो किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। तो पहला जो ऑर्गन होता है वो आपका ओवरी हो गया, फिर फैलोपियन ट्यूब हो गया, फिर आपका जो गर्भाशय हो गया, और फिर वेजाइना, और फिर आपके बाहरी जननांग।
तो ये आपका जो मादा जनन तंत्र का वर्णन है और इसमें डायग्राम को भी अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको तो आपको याद करके ही जाना है। फिर है अगला क्वेश्चन जो हमने देखा था वो था त्रिसलियन क्या है, जिसको अपन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं और ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है। तो त्रिसलियन दोस्तों ये आपको जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसी से क्वेश्चन आया गया है। त्रिसलियन क्या होता है, ये पुष्पीय पौधों की एक अनोखी प्रक्रिया है। इसमें जो क्या होता है, जो मेल गैमीट और ध्रुवी जो द्विगुणित ध्रुवी नाभिक होते हैं उसके संलयन से त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण बनता है, या अपन एंडोस्पर्म कह सकते हैं। कहाँ संपन्न होती है, तो ये प्रक्रिया है जो आपके भ्रूण कोष एम्ब्रियो सेक के भीतर संपन्न होती है। और कैसे संपन्न होती है उसके भी स्टेप बताए हैं कि पहला स्टेप में क्या होता है, परागकण से बने दो शुक्राणु भ्रूणपोष में प्रवेश करते हैं। फिर दूसरा स्टेप है एक शुक्राणु अंडाणु होता है वो एक सेल के साथ निषेचित होता है। फिर तीसरा है कि एक शुक्राणु जो दूसरा शुक्राणु बच गया है वो आपका द्विगुणित द्विध्रुवी नाभिक के साथ संलयन कर द्विगुणित भ्रूणपोष बनाता है। और फिर फोर्थ स्टेप जो फाइनल स्टेप है यह भ्रूण के पोषक के लिए कार्य करता है। जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूण के पोषक के लिए कार्य करता है। फिर हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसमें बताया गया था कि आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं और मरणावंतता का वर्णन करना है। तो आनुवांशिक विकार अपन जानते हैं क्या होते हैं, वे विकार होते हैं जो जीन्स में उत्पन्न दोष या परिवर्तन के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये दोष आमतौर पर माता पिता के गुणसूत्रों से संतान को मिलते हैं। वर्णामंता जिसको अपन कलर बनाइश कहते हैं उस पर भी एक अच्छी टिप्पणी लिखी हुई है, तो ये आप ऐसा सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बार बार परीक्षा में आता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वाहित मल उपचार किसे कहते हैं, लघु एवं दीर्घ स्तरों पर उपचारण पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपके सीवेंज वाले चैप्टर है जिसमें इकोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें से लिया गया है। तो इसमें सबसे पहले वाहित मल जिसको पर सीवेंज कहते हैं वो होता क्या है, उसकी जो परिभाषा है वो दी गई है। उसके बाद में उपचारण के जो स्तर होते हैं, पहला होता है लघु स्तर उपचारण। उसमें क्या होता है, मूल्यांकन और छांटना होता है। जो बड़े जो ठोस कण होते हैं उनका मूल्यांकन होता है, बड़े ठोस कणों को हटाते हैं। फिर होता है जो सेटलिंग टैंक होता है उसमें भारी पदार्थों को जमने देते हैं। और एयरशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया की मदद से कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कर देते हैं। जो दीर्घ स्तर उपचारण होता है उसमें पहला जो स्टेप होता है वो जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। और रासायनिक उपचार में क्लोरीनीकरण और पीएच नियंत्रण होता है। और आसवन जिसको अपन टर्सरी ट्रीटमेंट या तृतीयक उपचार कहते हैं उसमें दूषित पदार्थों को पूरी तरह निकालकर पानी को पुनः उपयोग का योग बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इकोलॉजी वाला है और ये बार बार ही पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इन क्वेश्चन के सभी सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें में क्या था, अनुलेखन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना था। और ये जो ख वाला क्वेश्चन है ये 5वें में भी आता है। और फिर है अवर्तबीजी पादपों के प्रारूपिक बीजांड की संस्था का नामांकित चित्र बनाना है। और शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो इनके भी आंसर देख लेते हैं हम। पहला है जो हमारा है अनुलेखन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना। अनुलेखन होता क्या है पहले वो समझते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए के खंड जीन की जानकारी का उपयोग कर आरएनए का निर्माण करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, उसको अपन अनुलेखन कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। प्रक्रिया के चरण क्या क्या होते हैं, पहला होता है आरंभन। आरंभन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर साइट पर जुड़ता है। फिर है हमारा दूसरा विस्तार जिसको अपन इलोंगेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर एमआरएनए श्रृंखला बनाते हैं। फिर तीसरा है समापन या टर्मिनेशन, जिसमें क्या होता है आरएनए श्रृंखला बनकर तैयार होती है और डीएनए से अलग हो जाती है। इसका डायग्राम भी हमने ये दे रखा है, ये आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें अच्छी तरह से समझाया भी गया है। तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो इसको आपको याद भी करना है अच्छी तरह से। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको अपन मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहे हैं, तो इसको आपको अच्छी तरह से रट लेना है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका ख वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का। जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका ख वाला पार्ट था और ये जो ग वाला पार्ट था, ठीक है। तो आवृतबीजी पौधों के प्रारूपिक बीजांड की जो नामांकित चित्र है वो इस प्रकार से होता है। ये आपका किसका चित्र है दोस्तों, बीजांड का चित्र है, ठीक है। बीजांड का चित्र है, तो इसमें आपको अच्छी तरह से बीजांड का चित्र पहले तो प्रैक्टिस करनी है और ये चित्र आपको जरूर बना लेना है। डायग्राम वाले क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारा क्वेश्चन है शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना। ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अब शुक्र जनन जिसको अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर ग्रंथियां वर्षण में शुक्राणु का निर्माण करती हैं। और चरण क्या होते हैं, प्राथमिक कोशिका का विभाजन होता है पहले, फिर दूसरा होता है द्वितीयक विभाजन और शुक्राणु निर्माण होते हैं, फिर परिपक्व शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये आपके चरण थे कि भाई इस स्टेप में जो आपका शुक्राणु का निर्माण होता है शुक्र जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप।
फिर हमारा 6 वाला पार्ट था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं या फिर अपन कह सकते हैं टिप्पणी वाले क्वेश्चन कह सकते हैं। सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता पर हमारे को टिप्पणी लिखनी है। फिर था अंगुली छाप क्या है, जो डीएनए अंगुली छापन है, जो डीएनए फिंगरटिप्स है उसको क्या है, और क्रियाविधि और उपयोग पर प्रकाश डालना है, मतलब क्रियाविधि और उसके उपयोग लिखने हैं। फिर हमारा प्रश्न था डार्विनवाद की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए और बंदी दंपतियों को संतान हेतु पाने हेतु देने वाली जो 3 विधियां हैं उनको वर्णन करना है। तो इनके भी अपन आंसर दे रखते हैं फटाफट। तो ये आंसर दे रखते हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें सहप्रभाविता पर टिप्पणी लिखने को कहा गया था और अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखने को कहा गया था। तो आंसर हम इनके बता देते हैं। ज़्यादा आंसर को हम डीपली एनालाइज करने चले गए तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर थे, जिसमें सहप्रभाविता और अप्रभाविता पर टिप्पणी लिखी गई है। अगला प्रश्न था कि डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसकी क्रियाविधि है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। तो डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगरप्रिंट्स क्या होती है, ये एक तकनीक है जो व्यक्ति के जो डीएनए होता है उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, उसके मौजूद अनूठे पैटर्न का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, और इसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं अपन। यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति के डीएनए के कुछ विशिष्ट हिस्सों की जांच करती है जो हर व्यक्ति में अद्वितीय होते हैं। इस जानकारी का उपयोग रिश्तेदारी अपराध जांच करने में किया जाता है। तो इसके उपयोग है वो भी अभी देख लेते हैं अपन। तो डीएनए का उपयोग है, जो डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग है, ये आपके जो ये वाले पोर्टल में ये अब इसके यूज दिए गए, उपयोग क्या क्या होते हैं। और फिर ये जो ये प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कैसे संपन्न होती है उसके बारे में बताया गया है, ये इसकी प्रोसेस है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने पढ़ा था, डार्विनवाद की जो विस्तार पूर्वक व्याख्या थी और बंदी दंपतियों को संतान पाने हेतु जो देने वाली 3 जो सहायक विधियां थी, कोई भी उनके बारे में वर्णन करना था। तो डार्विनवाद का ये जो विस्तार पूर्ण व्याख्या की गई है, डार्विनवाद की मुख्य सिद्धांत है। पहला था प्राकृतिक भिन्नता का सिद्धांत, दूसरा था संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो अपने को संघर्ष करना पड़ता है वातावरण में जीने के लिए। फिर जो डार्विनवाद के मुख्य सिद्धांत है इसमें बता दिए हमने, 3 सिद्धांत ये रहे। और आगे अपन बात करें 2 सिद्धांत और है इसमें, टोटल 5 होते हैं, उत्तरजीविता और प्रजनन और विकास की धीमी गति। ये जो 5 उसके जो सिद्धांत है उसके बारे में हो गया। अब डार्विनवाद का महत्व क्या क्या है, यह सिद्धांत आधुनिक जैव विकास और विकासवाद को जो विकासवाद का जो बेसिक आधार है वो होता है, और यह बताता है कि जो सभी जीवों का एक सामान्य पूर्वज हो सकता है। डार्विनवाद से यह स्पष्ट हुआ है कि जो पर्यावरण परिवर्तन जीवों की प्रजातियों को प्रभावित करते हैं। डार्विनवाद की सीमाएं क्या है, जेनेटिक्स और उत्परिवर्तन को पूरी तरह से नहीं समझाया गया है, ये उसकी कमियां हैं, तो कमियां आपको जरूर याद रखनी है। फिर है कि बंद संपत्तियों को संतान पाने हेतु देने वाली जो सहायता देने वाली 3 कोई विधियां हैं उसकी अपने को बात करनी है। पहला जो विधि है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, उसके बारे में आप अपने नोटबुक में आंसर में लिख लेना। और दूसरा है इंट्रा यूटेरियन इंसेमिनेशन, जिसको अपन आईयूआई कहते हैं, और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसआई कहते हैं। ये 3 विधियां हैं, तो इन 3 विधियों को भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, 2-2.5 पेज के लिखने होते हैं आंसर। उसमें है कि आनुवंशिक क्या है और मेंडल के पृथक्करण के नियम है तथा स्वतंत्र अपीवन के नियम को समझाना है। उसके अथवा में आप अनुवादन की प्रक्रिया का विस्तार पूर्ण जो सचित्र वर्णन है वो कर सकते हैं। और 8वां क्वेश्चन अपन नेक्स्ट में देखेंगे। तो ये आपका जो 7वां क्वेश्चन है अनुवांशिकी का, इसका पूरा ये कंप्लीट आंसर दे रखा है कि अनुवांशिक क्या है और मेंडल के पृथक्करण नियम और स्वतंत्र अपीवन के नियम को समझाना है। अनुवांशिक अपन जानते हैं, अनुवांशिकी जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, वो क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जीवों के लक्षणों और वंशानुक्रम और विविधता का अध्ययन करते हैं, और यह समझने में मदद करती है कि माता पिता के गुणसूत्र संतानों में स्थानांतरित कैसे होते हैं। आनुवंशिक का जो आधार है वो ग्रेगर मेंडल ने दिया था, जिन्हें अपन आनुवंशिक का पिता भी कहते हैं। मेंडल के नियम है, पहला नियम है पृथक्करण का नियम, जो हमने समझा दिया है। पृथक्करण के नियम में क्या होता है, लॉ ऑफ स्क्वायरनेस कहते हैं जिसको अपन। अब इसमें पृथक्करण के नियम में क्या होता है कि यह नियम कहता है कि युग्मक जनन के दौरान एक जीव के जीन होते हैं अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में एक जीन ही होता है। उदाहरण जैसे कि यदि किसी पौधे का जीनोटाइप है तो, और जो उसके युग्मकों के जो जीनोटाइप है वो आपके युग्मक हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यदि किसी पौधे का जीनोटाइप है तो उसमें जो जीन युग्मक है वो अलग अलग हो जाते हैं। विशेषता क्या है पृथक्करण के नियम की, यह नियम सुनिश्चित करता है कि संतानों को माता और पिता से आनुवंशिक लक्षण प्राप्त होते हैं, और ये उसका डायग्राम भी इसमें बताया गया है। फिर आपका जो स्वतंत्र अपीवन का नियम था उसको भी इसमें बताया गया है कि स्वतंत्र अपीवन का नियम किस प्रकार से होता है। तो ये आपका दोस्तों रहने वाला है स्वतंत्र अपीवन का नियम। इसमें क्या है कि यह नियम अपने बताता है कि एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं,
और ये उसका नियम की जो पूरी परिभाषा थी वो बताई गई है। अनुपात भी बताया गया है कि इसमें 9:3:3:1 होता है। अगला पार्ट है वो था हमारा अनुवादन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन था, वो इसका 8वां प्रश्न था, तो अनुवादन वाला भी आप कर सकते हो। फिर है हमारा 8वां प्रश्न जो कि बड़े वाले प्रश्न है, 3 प्रश्न दिए गए हैं इसमें। इसमें था कि विभिन्न प्रागैतिहासिक मानव और आधुनिक मानव के विशेष लक्षणों का विवरण देते हुए मानव के विस्तार का वर्णन करता है। अथवा में आप ये चैप्टर 8 है जो हमारा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें से पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम का मनुष्य के शरीर में विभिन्न जो जीवन चक्र है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। फिर है कि पुरुष के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है और उसके आपस में जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें से पूछा गया है कि ड्रग्स वाले जो पोर्शन था उसमें से पूछा गया है कि व्यसन से आप क्या समझते हैं और प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम है उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये 8वां क्वेश्चन है जिसमें से अपने को विकास वाले चैप्टर से पूछा गया है। ये जो आपका विकास वाला चैप्टर है उसमें से पूछा गया है, विकास वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो इसमें अपने को मानव का उद्विकास बनाता था, तो ये मानव का उद्विकास जटिल प्रक्रिया जिसमें प्रागैतिहासिक मानव प्रजातियां विकसित हुई, अंततः आधुनिक मानव जिसको अपन होमो सैपियंस कहते हैं वो उसमें परिवर्तित हुआ था। प्रमुख चरण और विशेषताएं क्या क्या है? जो पहला था, जो सबसे पहले जो आधुनिक प्रागैतिहासिक मानव की प्रजाति थी वो थी आर्डिपिथेकस, जो लगभग 5 से 7 मिलियन वर्ष पूर्व आई थी। विशेषता क्या थी? उनके सीधे खड़े होने की क्षमता थी। फिर था ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो लगभग 4 मिलियन वर्ष पूर्व आया था और उसकी विशेषता क्या थी? छोटे मस्तिष्क से और 2 पैरों पर चलने की क्षमता थी। उसके बाद में आया था होमो हेबिलिस जिस जो अपने लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व आया था। उनकी विशेषता थी उपकरणों का वो उपयोग करते थे। फिर होमो इरेक्टस आया था जो लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व आए थे। उनका उपयोग था कि वो आग का उपयोग करते थे और समूह में रहते थे। फिर जो आपका नियंडरथल मानव था उसमें क्या था कि यह लगभग 40,000 वर्ष पूर्व था और ठंडे वातावरण में रहना और उपकरणों का उन्नत उपयोग ये जानते थे। फिर आधुनिक मानव जिसको अपन होमो सैपियंस कहते हैं वो आया है लगभग आपके 2 लाख वर्ष पूर्व कह सकते हैं, और उसमें क्या थी? उच्च मानसिक क्षमता, कला और भाषा की समझ थी। फिर अपना जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें बताया गया था कि पुरुष के नर जनन तंत्र के अंगों का सचित्र वर्णन करना है। तो पहले जो नर जनन तंत्र क्या होता है? शरीर का वह हिस्सा जो प्रजनन प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है और आंतरिक और बाहरी जनन अंगों से मिलकर बना होता है। मुख्य अंग कौन कौन से है नर जनन तंत्र में? तो पहला है अंडकोश जिसको अपन टेस्टिस कहते हैं, अंडकोश। और फिर दूसरा है आपका स्क्रोटम जिसको अपन अंडकोश कहते हैं। फिर है अतिवर्षण जो अपन एपिडाइमिस कहते हैं। और आगे पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट है विशिका वाइन जिसको अपन वासा डेवरी से कहते हैं। फिर है सेमिनल वेसिकल्स, और फिर है आपका प्रोस्टेस्ट ग्लैंड, और फिर है आपका यूरेथ्रा, और ये आपके लिंग। तो ये आपके मोस्ट पार्ट रहने वाले हैं अंगों के और उनका भी वर्णन किया गया है। अब मेल जो मानव का जो नर जनन तंत्र का चित्र है, तो ये आपके किसका चित्र है दोस्तों? नर जनन तंत्र का चित्र है। नर जनन का चित्र को आपको अच्छी तरह से बना लेना है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र चित्र का। और जो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो भी आपको सीख लेने हैं। तो आगे हम बात करते हैं अपने नोट्स के बारे में। तो यदि आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तो आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, तो इन व्हाट्सएप नंबर की कांटेक्ट करें और आपको 100 RS में सभी नोट्स, RBC, BYQ, फार्मूला शीट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे आपको कौन सा पेपर चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पेपर जो पेपर का होता है वो कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को उसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ होता है जो पेपर में पूछा गया है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो इसमें से आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।